हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से चमन में कोई दीदावर पैदा होता है। नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। यकीन मानिए, उनके जैसा दिलेर सदियों में एक बार ही पैदा होता है। आज यानी 28 सितंबर के दिन सन 1907 में उनका जन्म हुआ था। हालांकि वो सिर्फ 23 साल तक ही जिए, लेकिन उनकी यह छोटी सी उम्र 100 बरसों पर भी भारी है। वैसे तो देश में हजारों शहीद हुए हैं, लेकिन भगत सिंह इसलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शहादत खुद चुनी थी। आज भारत माता के सपूत की दिलेरी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ के पूर्व कमिश्नर भूपेंद्र धर्मानी जी। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अंशुमन जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। धर्मानी जी, जी, पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये मुझे लगता है कि मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है कि जी। उन्होंने इस क्षेत्र के एक बहुत ही, आपने जैसे अभी परिचय में ही कहा, ऐसे शहीद को नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। और एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो पूरे नॉर्थ इंडिया को, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, पंजाब भी है, हिमाचल भी है, हरियाणा भी है, इस पूरे क्षेत्र को जोड़ता है। और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। उसका जी। नाम एक ऐसे शहीद के नाम पर रखना अपने आप में उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। शहीद भगत सिंह को जो अब तक मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की एक शहादत उन्होंने दी, उस पर जिस प्रकार की श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी, जिस प्रकार से आने वाली पीढ़ी के लिए उनको एक स्मारक के रूप में लोगों को, युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए जाना जाना चाहिए था, अभी तक शायद उपेक्षा रही है। अब ये सरकार लगी है जितने भी गुलामी के चिन्ह हैं उनको मिटाने में, और जितने भी हमारे अब तक के स्वतंत्रता सेनानियों जिनको किसी न किसी कारण से याद नहीं किया जा सका है, उनको अच्छी श्रद्धांजलि और अच्छी शहादत के अनुसार उनको एक स्मारक के रूप में याद कर किया जा रहा है और स्मृति दी जा रही है। ये बहुत ही अच्छा कदम। दरबारी साहब, भगत सिंह को इस देश की वामपंथी जमात हमेशा से हाईजैक करने की कोशिश करती रही है, लेकिन वो अपने विचारों से शुद्ध राष्ट्रवादी थे और स्वयं को भारत माता का सुपुत्र मानते थे। उनके राष्ट्रवादी विचारों पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि जिस प्रकार की उनकी शहादत रही, जिस प्रकार का योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, जो उनकी भूमिका रही, उसकी कहीं ना कहीं आप आज तक जितने भी सत्ता में लोग रहे उपेक्षा करते रहे हैं। उसको उस बिफिटिंग जिसे कहते हैं ना, एक मेमोरियल के रूप में कभी भी याद नहीं किया गया है। और इसी प्रकार जो आपने वाम की भूमिका की बात कही, वाम की भी अपनी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। उनकी दिक्कत ये है कि वो अपने, हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, जितने भी राष्ट्रीय हमारे धरोहर हैं, उससे अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं। और आपने देखा होगा कि उनका जुड़ाव या तो पहले रशिया के साथ था, अब अभी भी है, और चाइना की तरफ झुकाव रहता है। तो उनका एक अपना एक चरित्र है कि किस प्रकार उन्होंने चीजों को कब्जाने की कोशिश करते हैं और करते रहे हैं, जिसमें वो मेरे को लगता है आज तक सफल भी रहे हैं कांग्रेस की कृपा से। पूर्व जो सरकारें रही हैं उनकी कृपा से वो सफल भी रहे हैं, और जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं,
उन पर उन्होंने अपने विचारधारा के लोगों को बहुत अच्छे से काबिज करवाया है, जिसका परिणाम ये है कि वो जो भी बात कहते हैं उसको कहीं ना कहीं इस ढंग से प्रचारित कर देते हैं कि जो आपने प्रश्न किया, पहला ही प्रश्न, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि वाम दल जो है, ये वाम पंथी जितने भी हैं, वो किसी भी ऐसे क्रांतिकारी को ओटने का प्रयास करते हैं जिससे लोग जुड़े हुए हैं, आम जनता जुड़ी है, जनमानस जुड़ा हुआ है। जी। लेकिन अगर आप देखें कि जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में पहले वो अहिंसा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े रहे और उन्होंने लगातार महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, पार्टिसिपेट करते रहे। लेकिन अगर आप इसकी पूरी भूमिका देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जब मतलब आपने जो बात कही है उसको इसलिए बताना आवश्यक है कि चौरी चौरा एक हत्याकांड हुआ था, शायद आपको याद जी होगा, दर्शकों को अवश्य याद होगा। जी 1942 में चौरी चौरा हाँ हत्याकांड जी, हुआ था उत्तर हाँ, प्रदेश में। चौरी चौरा गांधी एक जी हत्याकांड हुआ था जिसमें स्टेशन गांधी बिहार। जी की जो भूमिका थी, किसानों के प्रति जो एक रिएक्शन होना चाहिए था, जो उनकी भूमिका थी, उससे वो कहीं ना कहीं निराश हुए, जी जिसका परिणाम रहा कि उन्होंने अहिंसा का जो एक रास्ता महात्मा गांधी जी ने अपनाया था उसको छोड़कर वो गदर दल कह लीजिए या गरम दल, जो चंद्रशेखर आजाद जिसका नेतृत्व कर रहे थे, वो अपने आप को उनके साथ उन्होंने जोड़ा और एक हिंसक क्रांति, सशस्त्र क्रांति कहूंगा मैं, हिंसक तो नहीं, सशस्त्र क्रांति का रास्ता उन्होंने वहां से शुरू किया। उससे पहले वो अहिंसावादी थे और अहिंसा के लिए ही महात्मा गांधी के साथ जुड़े रहे। अब चौरी चौरा से पहले, जब चौरी चौरा हत्याकांड आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे उदाहरण हैं जहां पर बहुत सारे नेताओं को महात्मा गांधी जी के कारण अपना रास्ता अलग चुनना पड़ा, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुभाष का चंद्र नाम भी बोस। आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने अपना रास्ता अलग चुना क्योंकि गांधी जी का जो रास्ता था उनको सूट नहीं करता। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इसमें वाम पंथ से उन लगाव या वाम पंथ की विचारधारा से उनका जुड़ाव कहाँ नजर आता है। दरअसल भगत सिंह से वामपंथियों का प्यार सिर्फ ऊपरी है, क्योंकि जितने ऊपरी वामपंथी है, बिल्कुल लेखक हैं बिल्कुल उन्होंने ठीक। भगत सिंह को अपनी किताबों में आतंकवादी लिखा है अभी भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर जिस प्रकार मैं वही आपसे कह रहा था, आपने उसको और ज्यादा आगे बढ़ा दिया कि जिस प्रकार पिछले शासन के अंदर इन जी लोगों ने सत्ता पर काबिज, पर्टिकुलरली जो इंटेलेक्चुअल हमारे सेल हैं, जो उन जिसमें किताबें भी कह लीजिए, सिलेबस भी कह लीजिए, उसमें जितने जो कुछ भी लिखा गया है उसमें वामपंथी विचारधारा के लोगों ने बहुत अपना प्रभाव छोड़ा है। और आपको पता है कि इतिहास को लेकर भी कितना अभी उथल पुथल हो रही है, कितना जी झूठ बच्चों को और हम लोगों को पढ़ाया गया है, कितनी चीजों को छुपाया गया है, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन जो बात आप कहना चाह रहे हैं, अब आपने जो भी बात कही कि किताबों के अंदर अगर वो इनके साथ जुड़े हुए थे, वो इनकी विचारधारा के थे, तो उनको आतंकवादी क्यों कहा जाता? जी आप समझ रहे हैं ना। और जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने पूरा दूसरा रास्ता अपनाया और मरते समय उन्होंने रंग दे बसंती चोला, जी मेरा बसंती रंग दे चोले के का बसंती नाम चोला क्यों लिया मेरा। रंग दे? जी ठीक है ना। तो वो एक अपने आप में दर्शाता है कि उनका लाल से कोई लगाव नहीं था, वो बसंती के यानी कि भगवे की तरफ उनका रुझान था। बसंत जो है वो जी अपने आप में हमारी संस्कृति को दर्शाता है। बसंती चोला यानी भगवा, स्पष्ट रूप से भगवा तो रंग का ये है संकेत। और मैंने ये एक किताब में पढ़ा था कि शहीद आजम भगत सिंह ने भारत के जब नक्शे को देखा तो उन्होंने उसकी तुलना भारत माता से की। उन्होंने कहा था बिल्कुल बिल्कुल कि भारत माता का साक्षात स्वरूप है, ये राष्ट्रीय स्वरूप है, इसमें वो जगदम्बा दिखती है उनको। तो कोई बिल्कुल वामपंथी ऐसा सोच ही नहीं सकता है, वो शुद्ध राष्ट्रवादी थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
लेकिन मैंने अब ये कहा ना आपसे, जैसे कि अब कोई भी जब आदमी अ, नहीं पाता है कि यहाँ पर हमारे से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है स्वतंत्रता आंदोलन में, जो वाम विचारधारा से जुड़ा हो, तो कहीं ना कहीं तो अपने आप को जोड़ने का उन्होंने प्रयास करना ही था। अब क्रांतिकारी होने के कारण वो अपने आप को क्रांतिकारी, हाँ एक बात जरूर है कि शहीद भगत सिंह जो थे वो किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे, और यही कारण था उन्होंने अपनी जो लाइन है वो पूंजीपतियों से हटकर, क्योंकि उस समय जो स्थितियां थी आप समझते हैं कि गरीबों से जुड़कर उन्होंने काम आगे किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस विचारधारा से जुड़े हुए थे, आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ऐसी, में शहीद आजम भगत सिंह को प्रो पुअर यानी गरीब समर्थक कह सकते हैं आप, उसमें कोई हाँ बिल्कुल, पूंजीवाद या फिर प्रो वामपंथ का क्या प्रो मतलब है पुअर इन और सब? प्रो, आप प्रो पुअर और प्रो फार्मर जी। ये शब्द इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई प्रो पुअर तो हमारे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। वो गरीबों के लिए बिल्कुल, योजनाएं लाते हैं, अनाज बांटते हैं, तो क्या उन्हें वामपंथी कहेंगे हम? ये तो संभव ही नहीं है ना। ये देखिए तो जो शुद्ध आपने बात राजनीति कही है, अब आपने एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठा दिया कि अगर प्रो पुअर की बात करेंगे तो आज तक जितनी भी हमारी वेलफेयर कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे वो राशन वितरण है, चाहे वो है। पेंशन वितरण है, चाहे वो आप किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार का पैसा गरीबों के लिए आता था, ये तो पूर्व सरकार के प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि 10 पैसे पहुंचता था। और हम्म, ये भी सच्चाई है कि गरीब बहुत परेशान था। ऐसे हम्म, बहुत सारे गरीब मुझे मिले हैं जो ये बताते हैं कि पहले उनको पेंशन लेने के लिए ही पता नहीं कहाँ कहाँ की ठोकरें खानी पड़ती थी और पूरी पेंशन नहीं मिलती थी। मरे हुए जी। लोगों की पेंशन होती थी और जो जिंदा है उनको मिलती नहीं थी। अब सीधी उनके खाते में आती है और पूरी आती है और टाइम पर आती है। शुरू शुरू में लोगों ने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं जो इस समय पूरा अकाउंट खोलने लगे हुए हैं, क्यों अकाउंट खोले जा जनधन रहे हैं। तो योजना। गरीबों को लगता था कि बैंक वाले कहाँ अकाउंट खोलेंगे। अब आपके सामने है, हम्म, स्थितियां सारी सामने आ रही हैं, किस प्रकार सबके घरों में रोशनी पहुंची है, किस प्रकार अब नल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रो हम्म। गरीब इससे बड़ा कोई भी नेता कहाँ होगा, नेतृत्व तो कहाँ मिलेगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ऐसा कहने वाले भगत सिंह का जन्मदिन है आज। और उनकी जिंदगी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र धर्माणी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा। धर्माणी साहब, हम भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए उनका जन्म जो है वो आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं जिनमें उनका जन्मदिन जो है वो 19 अक्टूबर 2007 बताया गया है। हाँ, जबकि सन तो सेम है, 1907। 1907 जी। लेकिन एक पुस्तक अभय उदय छपी थी उनकी मृत्यु के पश्चात, जी। उसमें उनको एक फरिश्ता भगत सिंह के नाम से परिचय छपा है, हम्म, जिसमें ये बताया गया है कि उनकी दादी हम्म, ये कहती हैं कि जिस दिन ये पैदा हुए थे उसी दिन अजीत सिंह, उनके जो पुत्र हैं अजीत सिंह वो, हम्म, और कृष्ण सिंह नेपाल हम्म, से लाहौर लौटे थे, और हम्म, सुवर्ण सिंह, ये तीन उनके बेटे जो थे वो भी रिहा होकर घर पहुंचे। हम्म। इसीलिए उनको इन्होंने, पंजाबी में एक शब्द है भागों वाला, जिसको भाग्यवाली, हाँ। भाग्यशाली बोलते हैं ना, भागों वाला। हम्म, हम्म। तो भागों वाले वाला कहकर इनको संबोधित किया, जिसके कारण ही इनका नाम बाद में भगत सिंह पड़ा, ऐसा उस अच्छा। पुस्तिका में लिखा गया है। हम्म, पर अब क्योंकि बहुत समय से 28 सितंबर को ही उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो ये एक रेफरेंस जन्म दिवस को लेकर था, इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा। जी। उनका जन्म जो था जंडवाला तहसील में पड़ता है बंगा गांव, जो जिला है वो लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर हुआ था। और
5 ये भाई थे, पूरा परिवार ही एक तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। जी। आप की अगर बात करें पूरे जीवन की, तो जब ये कॉलेज में एंटर ही किए थे, यूं कह सकते हैं, उसी वर्ष 13 अप्रैल 1919 को, आप ये कह सकते हैं कि 12 वर्ष की आयु में जब ये थे, तब जलियांवाला कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बहुत जी। मशहूर है हत्याकांड जो है वो, अंग्रेज शासन के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। उसको लेकर ये बहुत ज्यादा उद्वेलित थे, बहुत ज्यादा निराश थे, और इन्होंने कॉलेज छोड़कर, अपना स्कूल या कॉलेज जहां पर भी ये पढ़ते थे वहां से छोड़कर, ये पैदल ही लगभग 20 किलोमीटर जलियांवाला पहुंचे, और वहां देखकर ये इतने व्यथित हुए, इन्होंने पढ़ाई छोड़कर एक नौजवान भारत सभा का गठन किया था। और उसके बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि चौरी चौरा कांड के बाद ये अहिंसा के गांधी जी के रास्ते से हटकर सशस्त्र क्रांति की तरफ चंद्रशेखर जी के साथ, चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पर चले। और इन्होंने जो एक, आपको शायद ख्याल होगा, एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना ककोरी कांड भी हुआ था, जिसमें काकोरी राम लूट। प्रसाद बिस्मिल जी, 4 कानपुर के पास क्रांतिकारियों काकोरी, को, जहाँ हाँ पे अंग्रेजों का खजाना लूटा गया था। जी, काकोरी एक कानपुर, उत्तर प्रदेश कानपुर में एक स्थान है जहाँ हाँ पे वही वही। ट्रेन से अंग्रेजों का उसमें खजाना लूटा गया था। चार जो लोग थे ना, जी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को बिस्मिल। मिलाकर 4 लोग जो थे, क्रांतिकारी जो थे, उनको फांसी की सजा दी गई थी, और हम्म। 16 अन्य को जो था वो कारावास की सजा हुई थी। तब ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उसके साथ जुड़े थे। और जो मेन बात है वो ये थी कि 1928 में जब साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध हो रहा था, तो लाठीचार्ज के, ब्रिटिश शासन के लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय का देहांत हो गया था, जिससे निराश होकर इन्होंने चंद्रशेखर जी के साथ मिलकर, चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर, और भगत सिंह और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में जो एएसपी थे जेपी सैंडर्स जी। उसको गोली मारी थी, जिसके पश्चात ये एक तरीके से, जिसे कहते हैं, सशस्त्र क्रांति की ओर बढ़े थे। जी। जो मैंने तो बताया आपको, सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने पहला कदम बढ़ाया सशस्त्र क्रांति की तरफ। जी। और बटुकेश्वर दत्त जी के साथ मिलकर, जो एक बहुत मशहूर, जिसे मैं कहता हूं बलिदान जिसे हम कह सकते हैं, इन्होंने 8 अप्रैल 2029 को, एक वर्ष बाद ही, लगभग एक वर्ष भी नहीं आप कह सकते, 4-5 महीने बाद ही, सेंट्रल असेंबली जो दिल्ली में थी तब के ब्रिटिश इंडिया के शासन के दौरान, वहां पर इन्होंने बम फेंक कर और कुछ पर्चे फेंक कर वहीं पर अपनी गिरफ्तारी दी। और गिरफ्तारी के पश्चात इनके ऊपर जो मुकदमा चला और फांसी की सजा हुई, तब भी इन्होंने बहुत प्रेशर के बावजूद भी कभी भी ना तो उसकी माफी मांगी, ना ही उस पर कोई खेद प्रकट किया जो इन्होंने कृत्य किया। ये भाग भी सकते थे, लेकिन भागे नहीं, क्योंकि ये ब्रिटिश शासन की क्रूरता और उनके अत्याचारों के खिलाफ पूरे विश्व का ध्यान खींचना चाहते थे। और जो सशस्त्र क्रांति जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उनके अत्याचारों को लेकर आजादी की तरफ जनता बढ़ चुकी है, ऐसा पूरे विश्व को एक संदेश देने का उनका प्रयास था, और ब्रिटिश शासन को भगत दहलाने का सिंह प्रयास। ने असेंबली में बम इसलिए फेंका था
वो उनका उद्देश्य किसी की हिंसा नहीं था या किसी की हत्या करना नहीं था। बिल्कुल उन्होंने दर्शक दीर्घा की खाली जगह जो थी वहां पे बम फेंका था। नहीं, क्यों उसमें निश्चित भी तौर पे जो लिखा है बिल्कुल कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान वो सिर्फ आकर्षण कर विश्व का लेना चाहते थे, विश्व पटल पर आना चाहते थे। ये उन्होंने जो आंदोलन अदालत में चल रहा है, बयान दिया कि मैं बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका कर रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट धमाका तौर कर पे रहा हूं, अदालत में लेकिन अपना बयान किसी दिया। किसी की जान मान ना जाए, इसलिए जो हाँ आपने बात कही, उन्होंने जी बम उस दिन फेंका जब एक तरीके से असेंबली खाली थी। जी असेंबली में किसी के वहां पे जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ बम फेंक कर और पर्चे फेंक कर वो ये बताना चाहते थे कि उनका उद्देश्य क्या है। जी कि हमारी आवाज भी सुनी जाए। जी, जी यही उनका उद्देश्य। और उसके बाद देखिए ना आप, उसके बाद ब्रिटिश शासन उनसे इतना ज्यादा घबरा गया था हम्म कि उनको जब फांसी दी गई, आप देखिए कि उनको फांसी देने के बाद भी वो इतने दहले हुए थे, इतने घबराए हुए थे ब्रिटिश शासन, कि उन्होंने उनकी बॉडी को ना केवल, लिखा जाता है, ये मैंने पढ़ा है कि उनके जो शव था उसको पीसेस करके बोरी में बंद कर पंजाब के एक गांव में, जहां पर आजकल हुसैनीवाला जिसको बोलते हैं, जहां पर अ, उनको एक शहीद स्मारक बना हुआ है, वहां पर जलाने का प्रयास किया गया मिट्टी का तेल डालकर। लेकिन इतनी देर में गांव के लोग आए और वहां पे जो ये काम कर रहे थे ब्रिटिश शासन के अधिकारी, वो डर ठीक कर भागे। और हम्म जिसके बाद जब निकाला गया तो पता लगा कि ये तो उनका, और सारे उन्होंने जो नदी के अंदर फेंक दिए थे वो भी उन्होंने एकत्र किया और सबको जोड़कर उन्होंने वहां पर उनका अंतिम संस्कार पूरी सम्मान के साथ किया। सम्मान के साथ किया। तो ये जनता के साथ उनका जुड़ाव और उनका जो संदेश था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, वो बड़ा क्लियर था कि जनमानस तक, नीचे तक जा चुका। और जी वो आम जनता को, पर्टिकुलरली युवाओं को प्रेरित करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि युवा अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है जब कोई बड़ा परिवर्तन करने में सक्षम। हम अपने बड़े दर्शकों को लोग, बता दें कि भगत सिंह जब गिरफ्तार हो गए तो उन्होंने बम बनाने की विधि, हथियार इकट्ठा करने की विधि के बारे में बड़े विस्तार से, वो कितने बुद्धिमान थे इस बात से साबित होता है, बड़े विस्तार से अदालत में बताया। जब उनके साथियों ने कहा कि तुम ये सब क्यों बता रहे हो, तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैं एक एक शब्द जो कह रहा हूँ उसकी रिपोर्टिंग अखबार में हो रही है और एक एक शब्द मेरे छापे जाएंगे और इस तरह से हजारों भगत सिंह इस देश में पैदा होंगे। अंग्रेज सरकार वास्तव में सिर्फ इसलिए डर गई थी कि कहीं वास्तव में इस देश में हजारों भगत सिंह ना पैदा हो जाएं, और हुआ भी यही। भगत सिंह की शहादत के बाद इस पूरे देश में जैसे आग सी लग गई और हर किसी में देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा हो गया। हमारे साथ भगत सिंह के जिंदगी पर चर्चा कर रहे थे भूपेंद्र धर्माणी जी, जो कि पूर्व सूचना आयुक्त और चंडीगढ़ में कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने भगत सिंह के जीवन के कई अनछुए पहलुओं के बारे में हमें बताया। धर्माणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।